हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूं। ठीक है जी, इसका सेट 1 मेरे पास अभी है। मैं एक एक करके सारे सैम्पल पेपर्स आपको कराऊंगा सारे सब्जेक्ट्स के। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको सबसे पहले मेन चीज़ बताना चाहता हूँ। सबको पता है 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स आपका टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स का, सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमी का। और दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या गिवन है कि दिस पेपर कंटेन्स 20 MCQs ऑफ 1 मार्क ईच। 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 10 मैक्रो के और 10 इंडियन इकोनॉमी के होंगे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, दिस पेपर कंटेन्स 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच टू बी आंसर्ड 60 to 80 वर्ड्स। अब 60 to 80 वर्ड्स का मतलब क्या? एक बच्चा आराम से 6 से 8 वर्ड एक सेंटेंस में, एक लाइन में लिख सकता है। तो इसका मतलब 6 से 8 लाइंस में लिखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, 6 से 8 लाइन में लिखना जरूरी है। मैं भी मानता हूँ कि कोई भी बच्चा शब्द गिन के वर्ड्स गिन के क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करता। ठीक है, तो अंदाजे से 6 से 8 लाइन्स होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। ठीक है जी, अदरवाइज फिर ये ना हो कि आपको अच्छा लिखा हो क्वालिटी का, लेकिन वर्ड लिमिट को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके नंबर कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, जो कि आपको 80 to 100 वर्ड्स तक लिखना है और इसको आपको वर्ड लिमिट तक लेके जाना कंपलसरी होता है। ठीक है, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत आएगी, परेशानी भी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के। ठीक है, 100 to 150 वर्ड्स लिखना पड़ेगा आपको, मतलब 10 से 15 लाइन के बीच में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये डायग्राम्स वगैरह यहाँ बनानी होगी या कैलकुलेशन करनी होगी, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या करना है आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए स्टूडेंट्स, बच्चों ने मेरे को बोला है, काफ़ी बच्चों ने जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, कि सर इकट्ठा क्वेश्चन पेपर मत करवाइए सॉल्व, सेक्शन वाइज करवाते जाइए, क्योंकि हमें फिर एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को ढूंढना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, और वीडियो भी काफ़ी हैवी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें कराऊंगा। सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, 4 ऑप्शन है, इनकम एंड सेविंग, बी प्राइस एंड कंजम्पशन, सी इनकम एंड कंजम्पशन, डी इनकम एंड कंजम्पशन एंड सेविंग। तो इसका बच्चों हमें बताना है कि इनकम और कंजम्पशन के साथ इसका रिलेशन होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स 16 अगस्त 2021 द इंडियन रूपी इंच्ड हायर बाय 5 पैसे टू 73.24 अगेंस्ट द US डॉलर इन द अर्ली ट्रेड ऑफ ऑन मंडे, सपोर्टेड बाय पॉजिटिव डोमेस्टिक इक्विटीज एट द इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज। द डोमेस्टिक यूनिट ओपनड ऑन अ फ्लैट नोट एट 73.24 अगेंस्ट द डॉलर, रजिस्टरिंग अ rise of 5 पैसा ओवर इट्स प्रीवियस क्लोज। 5 पैसे से हमारा रूपी बढ़ा है। ठीक है, एज कंपेयर टू US डॉलर। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज द इंडियन रुपीज हैज डैश एंड US हैज डॉलर हैज, हाँ आपको ये बताना है क्या रीवैल्यूड या डीवैल्यूड हुआ, एप्रिशिएटेड या डेप्रिशिएटेड हुआ, सी डेप्रिशिएटेड और या एप्रिशिएटेड हुआ, और डीवैल्यूड या रीवैल्यूड हुआ। तो हमारा पैसा क्या हुआ है? हमारा राइज हुआ है 5 पैसा। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? एप्रिशिएटेड एंड डेप्रिशिएटेड। ठीक है बच्चों, तो ये आया, इंडियन रूपी एप्रिशिएट हुआ है और US डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। सो थर्ड क्वेश्चन है, इन्फ्लेशनरी गैप अराइजेज व्हेन एट फुल एम्प्लॉयमेंट AD इज इक्वल टू AS, AD इज ग्रेटर देन AS, AD इज लेस देन AS, या AD इज 0। तो थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इसका भी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इन इंडिया कॉइन्स वर इशूड बाय SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, B RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, C मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो फोर्थ का ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1 रुपये का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1, इन द क्लोज्ड इकोनॉमी डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। एंड स्टेटमेंट 2, क्लोज्ड इकोनॉमी हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। In the light of the given statements, choose the correct alternative from the following. Statement 1 is true and statement 2 is false. Statement 1 is false and statement 2 is true. Both statement 1 and 2 are true. ठीक है जी, both statements 1 and 2 are false. इनमें से हमें बताना कि ऑप्शन क्या है। ठीक है जी, तो हमारा जो आंसर होगा वो 5th क्वेश्चन का वो है सी, both the statements are true। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन ए एंड रीजन आर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए क्या है? मनी सप्लाई इन इंडिया इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स। एंड रीजन क्या है बच्चों? Demand deposit with the commercial banks means fixed deposits. Alternatives, both assertion A and reason R are true and R is the correct explanation of assertion A. B option है, both assertion A and reason R are true but reason R is not the correct explanation of A. Assertion A is true but R is false. Assertion A is false but R is true. 6th क्वेश्चन का C, तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सी। 7th क्वेश्चन क्या है? एक्सेस ऑफ एक्स एंटे सेविंग ओवर एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट मीन्स दैट नेशनल इनकम विल फॉल, बी नेशनल इनकम विल रिमेन सेम, सी नेशनल इनकम विल राइज, डी इन्वेंटरीज विल रिमेन सेम। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ए क्या आएगा? नेशनल इनकम विल फॉल। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर हेयर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 8th में क्या है हमारे पास? गिवन है, सपोज ए गिवन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ MPC 0.75 एंड चेंज इन द इन्वेस्टमेंट कितना? 20,000 करोड़। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन इनकम। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ 8th क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन को हम बात करेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो हमारे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो डेल्टा आई गिवन है। डेल्टा आई कितना गिवन है हमारे पास? 20,000 का। और MPC गिवन है कितना बच्चों? 0.75। 0.75 हमारे पास गिवन है। ओके, वी नो दैट। और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या? 1/1 माइनस MPC वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो इसमें अगर हम बात करेंगे के कैसे आएगा? 1 माइनस 0.75, तो ये आ जाएगा 1/0.25 और ये ऊपर 4 आ जाएगा। तो मल्टीप्लायर हमारा कितना आ गया? 4। नाउ अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई क्या है बच्चों? डेल्टा वाई हमें फाइंड करना है, डेल्टा वाई फाइंड करना है। और ये 20,000 है और ये 4 है हमारे पास। तो इधर कट के जो आएगा मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डेल्टा वाई कितना आ गया? 80,000 डेल्टा वाई। ठीक है जी, डेल्टा वाई मतलब इनकम हमारी चेंज इन इनकम कितनी आई? 80,000। और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए वो इसमें आएगा ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राइट स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ ए नेशन, 2 मेन कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स आर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस आर डैश एंड डैश। एक करंट अकाउंट, बी यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है इसमें कैपिटल अकाउंट या चौथा लोन अकाउंट। हमें अल्टरनेटिव्स बताने हैं कि कौन कौन से हैं। ए 1 और 2, बी 1 and 3, सी 3rd and 4th एंड डी 1 and 4th। तो 9th का बच्चों जो आंसर है 1 and 3rd।
सो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इनविजिबल, इनकम, नॉन फैक्टर सर्विसेज एंड डैश। इसमें हमें बताना कि क्या विजिबल बैलेंस आता है, एरर्स एंड ओमिशंस आता है, इनविजिबल बैलेंस आता है या करंट ट्रांसफर्स आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10th क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे आएगा करंट ट्रांसफर्स। ये क्या बच्चों, हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन, हाँ ये 10 MCQs कंप्लीट हो गए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो डिफरेंशिएट बिटवीन, हमें डिफरेंशिएट करना है बच्चों, किसमें, डिफरेंशिएट बिटवीन कंसेप्ट फॉर डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आंसर कैसे लिखना है। हालांकि ये राइट मैं आपको ही दूंगा कि आप उसमें से कुछ और भी किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन उसका मतलब यही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिस भी बुक से आपने पढ़ा है या जिस भी बुक से आपने लर्न किया है, आप उसी बुक से लिख के याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा वही उसका अप्रोप्रिएट या टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। ओके, डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, तो इसमें जो मैं सुजेस्ट आंसर कर रहा हूँ वो ये है, इट इंक्लूड्स द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी as well as outside the territory, that is the total demand of goods and services which is produced domestically from people living with the domestic country as well as abroad। ठीक है जी, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कितनी है अपनी कंट्री के अंदर और बाहर के लोगों के से, आउटसाइड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है बच्चों, और दूसरा हम बात करेंगे डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज, इसका कैसे आएगा आंसर, इसका हमने लिखना है ओनली द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, दैट इज इट includes only the domestic demand of goods and services by consumers living within the डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो अपने देश में बना हुआ सामान या बाहर से बना हुआ सामान कितना लेना चाहते हैं, ठीक है, कितनी डिमांड करते हैं हमारे देश के अंदर। ओके जी, चलिए अब ये हमारा हो गया 11th क्वेश्चन। अब मैं आप बढ़ता हूँ आगे, आपको 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ कि 12th क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स 12th क्वेश्चन है बाय, इसमें ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन, दोनों में से करने हैं कोई एक ऑप्शन, बट मैं आपको दोनों के आंसर सजेस्ट करूंगा। गिव वैलिड रीजंस, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम।
ए में है बच्चों, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड बाय एन इन्वेस्टर इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बी कंपनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द विक्टिम ऑफ फ्लड्स। तो 12th का ए। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या करना है, 12th क्वेश्चन का ए में हमें फर्स्ट देना है परचेज ऑफ शेयर्स वाला। तो परचेज ऑफ शेयर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ national income because these are mere paper claims only। ठीक है जी। और दूसरा क्या है बच्चों, कंपनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट टू द विक्टिम्स ऑफ फ्लड, ये भी नहीं आएगा। विल नॉट बी इंक्लूडेड in the estimation of national income because it is a mere transfer payment। सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट and does not lead to any flow of goods and services। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपने लिखनी है, बाकी आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स के हिसाब से लिख सकते हो लॉजिकली। ठीक है बच्चों, तो ये और के बाद अब 12th का बी का आंसर भी मैं सुजेस्ट करूंगा। पहले एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लें बच्चा। चलो, स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। डेप्रिसिएशन का, फ्लो वेरिएबल का और इन्वेस्टमेंट का, एक एक करके हम इसके करते हैं। पहला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है बच्चों, ये तो हम सबको पता होगा। इट मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल wear and tear and expected obsolescence। It is also known as consumption of fixed capital। राइट स्टूडेंट्स। चलो दूसरा आएगा बच्चा इसका फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल क्या चीज़ है, द वेरिएबल्स whose magnitude is measured over a period of time are called flow variables। For example, national income, change in stock etc। थर्ड में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, द एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। राइट स्टूडेंट्स,
चलिए ये हमारा हो गया 12th क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आगे 13th क्वेश्चन क्या था। 13th क्वेश्चन ये रहा, इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इफ़ इन एन इकोनॉमी सेविंग फंक्शन है s इज इक्वल टू -50, ये सी बार माइनस आ गया, प्लस 0.2y MPC 2 है, ठीक है, y एंड y कितना MPS इसमें है, MPS 2 है 0.2 और y कितना बच्चों 2000 करोड़। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर द इकोनॉमी वुड बी 1650 करोड़ एंड द ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट इज 50 करोड़ एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 गिवन है। ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर विद प्रॉपर कैलकुलेशन। तो वो कह रहा है कि इन कैलकुलेशंस की मदद से कैलकुलेशन करके बताइए कि ये जो फिगर्स गिवन है ये ठीक है या नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। एस कितना बच्चों 50 प्लस 0.25y और यहाँ y कितना गिवन है हमारे पास 2000, ठीक है जी। और कंजम्पशन कितनी गिवन है, कंजम्पशन या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक ही बात है, 1650। और अब हम क्या करेंगे, s में फंक्शन में इसमें 50 और ये 0.2 है, y की जगह मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2000 से और s हमारा आ जाएगा -50 जमा 400, तो s कितना आ गया 350, ठीक है जी। और एट इक्विलिब्रियम लेवल हमें कहाँ चाहिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये हमें कितना चाहिए होता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और y हमारा कितना बच्चों 2000 और c कितना हमारा 2000 ही गिवन है हमें। c कितना गिवन है हमें 2000 माइनस 350 प्लस 350 है ना, तो माइनस इसलिए क्योंकि सेविंग हमारा इसमें आ जाएगा माइनस में। ये चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ना, पहले c निकाल लेते हैं ऐसे, c प्लस s कितना 350। तो अब हम क्या करेंगे, इधर आ जाएगा ये c इज इक्वल टू 2000 माइनस 350, ठीक है। और ये कितना बन गया, c कितना आ गया बच्चों 1650 करोड़ एंड एज MPS कितना 0.2 एंड MPC कितना है 0.8, ये तो गिवन है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना आएगा, लेवल ऑफ इनकम इस तरीके से करने से कैसे आएगा, वो आएगा y इज इक्वल टू AD और y इज इक्वल टू C प्लस I अप्रोच से लगाएंगे। अब ये आएगा 1650 प्लस I और I कितना आ जाएगा यहाँ पे 350 करोड़, ठीक है। तो इसका मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो हमारी, ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है विल बी ₹350 करोड़ एंड नॉट ₹50 करोड़, ठीक है जी, जो कि हमें गिवन थी। तो इसका मतलब सारी फिगर्स ठीक नहीं है, ऑल द गिवन वैल्यूज आर नॉट करेक्ट। बच्चों ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये आपको इन दोनों अप्रोचेस के साथ ये बताना था कि जो गिवन फिगर्स हैं वो ठीक है या नहीं है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना था आपको, या ना ही करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, ये रहा। अब इसको देख के एक बार आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब इसको खुद करके देखिए एक बार, क्लैरिटी से आपको समझ आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैश रिजर्व रेशियो इन रिमूविंग द गैप। और ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट इन रिमूविंग द गैप। तो ये मैं आपको दोनों आंसर्स बताऊंगा कैसे लिखने हैं, ठीक है।
चलिए हम पहले बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप की। इसका तो डेफिनेशन लिखनी है, इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। जो भी डेफिनेशन आपने याद करी हुई है वो उसके बारे में आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसमें फोर्स नहीं करूंगा कि जो चॉइस ऑफ वर्ड्स मैं ले रहा हूँ वही आपको लेना। जिस भी बुक से आपने याद किया है या जो नोट्स आपको स्कूल में बनवाए गए हैं आप उन्हीं को ही याद करके इसको सिंपल डेफिनेशंस को लिख सकते हो। इन्फ्लेशनरी गैप refers to excess of aggregate demand over aggregate supply at full employment level of income. This leads to an inflationary situation in the economy। ठीक है बच्चों, अब इसको जितना आप इलेबोरेट करना चाहो कर सकते हो। आई विल नॉट फोर्स यू कि यही लिखना है, ठीक है। आपको इतना मैंने जैसे बताया कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको जो वर्ड लिमिट रखनी है वो 80 से 100 वर्ड्स तक रखनी है। ओके जी। दूसरा इसी में आ रहा था क्वेश्चन में, डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड है बच्चों व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट level of income. There is deficient demand in the economy which leads to deflation, which leads to deflation। या एक लाइन और लिखा देता हूँ, in other words a situation of deficient demand arises in an economy when AD is less than or AD, इसको भी आप ऐसे दिखा सकते हो, at the full employment level of income। It causes fall in the price level। ठीक है बच्चों, तो ये इतना आपको लिखना था, ठीक है। अब उसके अलावा जो भी आपने याद किया वैसे भी लिख सकते हो। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू कि यही लिखना है, हालांकि आपको पता है ये जो मैंने लिखाया है बहुत सिंपल लिखाया है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स इनिशिएटिव्स सच एज जन धन योजना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स, ई वॉलेट्स, नेशनल फाइनेंशियल स्विच and the other have strengthened the government's resolve to go cashless. Based on the given text and common understanding, explain how much initiatives impact the money and banking system of a country. बैंकिंग सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 15 का मैं जो सजेस्टेड आंसर है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें द फॉलोइंग इम्पैक्ट्स, ठीक है। पहला इम्पैक्ट क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स इंक्रीज्ड। सेकंड नंबर, लीड टू मोर डिपॉजिट्स ऑफ मनी। तीसरा, लीडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक इंक्रीजेज। चौथा, ईजिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम, ठीक है। पांचवा,
availability of loans and investments increased, ये आंसर है सुजेस्टेड इसका। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 15 हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको सोचना था कि क्या लिखना है इसका। चलिए अब हम बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। 16 में भी दो ऑप्शन हैं, ए और बी। आपको तो दोनों में से एक करना है, पर मैं आपको दोनों का आंसर बताऊंगा। ए ऑप्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट। इन फिगर्स में से हमें रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट करना है। हाँ, जब आप खुद करने बैठो बच्चों तो मैं आपको फिर बता दूं, आप इसको पॉज कर लेना वीडियो को और खुद कैलकुलेट करिए, फिर आंसर के साथ मिला लेना। स्टेट 2 एग्जांपल्स ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू की 2 एग्जांपल्स आपको बतानी है। यहाँ नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक्सप्लेन द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ये तो पूरा पॉइंट एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को के ए को मैं सॉल्व करके देता हूं आपको। ए, इसमें हम करेंगे बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो इसमें पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ रहा है? 5th आइटम, तो यहाँ पे मैं 5th आइटम प्लस 7th आइटम प्लस 9th आइटम। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5th आइटम कौन सी यहाँ पे? एक्सपेंडिचर सरकार का खर्चा है, ठीक है, मतलब रेवेन्यू सब्सिडीज भी। 7th है डेफर्ड एक्सपेंडिचर